जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम भाषा विज्ञान संबंधी जिस प्रकार के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं उन पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये देखिए पीवाईक्यू सीरीज जो चल रहा था आपका, बीच में मैंने इसको छोड़ दिया था, लेकिन उसमें जो आगे है वो भाषा विज्ञान है। अभी इसमें संस्कृत व्याकरण बचा और व्याकरण से संबंधित जो पीवाईक्यू आए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर वाली प्लेलिस्ट को अभी अपडेट कर दे रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आप देखिए कि भाषा विज्ञान संबंधी भाषाएं बोली और उनसे सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो क्रमशः यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है, हिंदी इसी मिट्टी की बोली है और अरबी या फारसी से अधिक जनमानस के निकट है। ये किस भाषाविद का मत है? यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये किस भाषाविद ने कहा है, ग्रियर्सन ने या 1901 की जनसंख्या की रिपोर्ट या फैलन या रिचर्ड ने। हिंदी इसी मिट्टी की बोली है और अरबी या फारसी से अधिक ये जनमानस के निकट है। तो ये कहना इनमें से किसका है? ये है फैलन का कहना। अभी देखिए DSSB TGT फीमेल में ये क्वेश्चन आया है थर्ड शिफ्ट में, हिंदी इसी मिट्टी की बोली और अरबी या फारसी से अधिक जनमानस के निकट है। यह मत भाषाविद फैलन का है। तो फैलन जो है ये भाषाविद है। ग्रियर्सन का ये मानना है कि यही यानी हिंदी एक भाषा है जिसमें दो विभिन्न प्रांतों के लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं या भारत में सर्वत्र समझी जाती है। तो यहाँ पे ये फैलन के द्वारा हिंदी से मिट्टी की बोली और अरबी या फारसी से अधिक जनमानस के निकट है, ये मत भाषाविद फैलन का है। और ग्रियर्सन की यही हिंदी एक भाषा है जिसमें दो विभिन्न प्रांतों के लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं, भारत में सर्वत्र समझी जाती है। और 1901 की जनसंख्या की रिपोर्ट के अनुसार हिंदी के पास ऐसा शब्दकोश और अभिव्यक्ति की ऐसी सामर्थ्य है जो अंग्रेजी से किसी प्रकार कम नहीं है, ऐसा उसमें कहा गया था। तो ये तीन चीज़ें हैं। ग्रियर्सन के मत अनुसार क्या है, मत और भाषाविद फैलन के अनुसार, और 1901 की जनसंख्या की रिपोर्ट के अनुसार हिंदी के बारे में क्या कहा गया है। यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन है कि देवनागरी में यद्यपि जड और यफ, जा और फा के लिए वर्ण नहीं है, फिर भी यहाँ यह सभी ज्ञात लिपियों से अधिक पूर्ण एवं संतुलित है, किस विद्वान का मानना है? तो देवनागरी में यद्यपि जड है और यफ, ज और फ के लिए वर्ण नहीं है, फिर भी यहाँ यह सभी ज्ञात लिपियों से ज़्यादा पूर्ण एवं संतुलित है, ये किस विद्वान का कहना है? आइजैक पिटमैन का, गौरी शंकर हीराचंद ओझा का, या मोनियर विलियम्स का, या राधेश्याम शास्त्री का। तो देखिए मोनियर विलियम्स जो है इनका मानना है कि जो देवनागरी है, देवनागरी में आप देखिए हम ये ज और फ जो आगत में मान के चलते हैं, तो ये मोनियर विलियम्स का कहना है देवनागरी में यद्यपि ये ज फ इसके लिए वर्ण नहीं है, फिर भी ये सभी ज्ञात लिपियों से ज़्यादा पूर्ण एवं संतुलित लगता है। उदय नारायण तिवारी के शब्दों में भाषा और लिखने की कला ये दो ऐसी वस्तुएं हैं जो मनुष्य को प्रत्यक्ष रूप से पशु से पृथक करती है और जिसके सहारे वह निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर होता जा रहा है। ऐसा देखिए उदय नारायण तिवारी का मानना है कि भाषा और लिखने की कला ऐसी दो वस्तुएं जो मनुष्य को प्रत्यक्षता पशु से पृथक भी करे और जिसके सहारे वह निरंतर उन्नति के पथ पर आगे भी चल रहा है। नागरी लिपि का पहला टाइप यूरोप में बना। तो जो नागरी लिपि में लेखन होता है, नागरी लिपि का पहला टाइप यूरोप में बना सन 1667 ईस्वी में। अथानासियस किरचार की पुस्तक है चाइना इलेक्ट्रोटा, पहली पुस्तक है जिसमें नागरी लिपि छापी गई। नागरी टाइप बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो नागरी टाइप बनाने का श्रेय चार्ल्स विकिंस और पंचानन कर्मकार को है। निम्नलिखित विकल्पों में से अवधि का सही उदाहरण चुनिए। तो इन विकल्पों में से हमें अवधि का सही उदाहरण चुनना है। एक माँ के दो धीवड़े आछे, एक भाई के दो बेटे छे। तीसरा, एक मनई के दुई बेटवे रहिन, एक औरत के दो लड़के थे। एक मनई के दुई बेटवे रहिन अवधि का सही उदाहरण है, जबकि अन्य सभी विकल्प असंगत है। प्राचीनतम भारतीय भाषा कौन सी है? अपभ्रंश, लौकिक संस्कृति, वैदिक संस्कृत, अवहट। तो इसमें से प्राचीनतम भारतीय भाषा कौन सी है? प्राचीनतम भारतीय भाषा इसमें वैदिक संस्कृत है। प्राचीनतम भारतीय भाषा वैदिक संस्कृत है। भारतीय आर्य भाषा को कालक्रम की दृष्टि से निम्न भागों में विभक्त किया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में 2000 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक वैदिक संस्कृत है, 800 से 500 ईस्वी लौकिक है। तो वैदिक 2000 से 8 और लौकिक 800 से 500। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में पाली, प्राकृत, अपभ्रंश ये तीनों आते हैं। इसमें पाली यानी प्रथम प्राकृत 500 से 1000, प्राकृत द्वितीय प्राकृत 1 से 5 और अपभ्रंश 500 से 1000। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 से अब तक है। हिंदुस्तान की एकता के लिए
हिंदुस्तान की एकता के लिए हिंदी भाषा जितना काम देगी उसे बहुत अधिक काम देवनागरी लिपि दे सकती है, किन महापुरुष के मत है। तो हिंदुस्तान की जो एकता है उसके लिए हिंदी भाषा जितना काम देगी उससे बहुत ज़्यादा काम कौन देगा, देवनागरी लिपि दे सकती है, किन महापुरुष के ये मत है। तो ये मत है जो है आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे ये कहते हैं कि हिंदुस्तान की जो एकता है उसके लिए हिंदी भाषा जितना काम देगी उससे ज़्यादा यहाँ की देवनागरी लिपि काम दे सकती है। विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में भी हम इन्हें जानते हैं। तो ये 9वीं सदी में जो ब्राह्मी लिपि है उससे देवनागरी लिपि का विकास हुआ। देवनागरी लिपि का पहला शिलालेख गुजरात नरेश जयभट्ट के 7वीं-8वीं सदी के एक शिलालेख में मिलता है। भारत की संविधान सभा में 9 सितंबर 1949 ईस्वी को संविधान की 8वीं अनुसूची और अनुच्छेद 343(1) में हिंदी को राजभाषा और देवनागरी लिपि को उसकी लिपि बनाया गया। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र कहाँ है? मगध है, अयोध्या है, द्वारिका है, मथुरा है। तो यहाँ पे देखिए जो ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र कहाँ है? ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र मथुरा है। तो ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र मथुरा है। ब्रज भाषा सौर श्रेणी अपभ्रंश में विकसित सबसे बड़ी बोली है। ब्रज बोली आगरा, मथुरा और अलीगढ़ में विशुद्ध रूप में बोली जाती है, जबकि एटा, मैनपुरी, बदायूं, फिरोजाबाद, बरेली, गुड़गांव, ग्वालियर और भरतपुर में मिश्रित रूप में बोली जाती है। ब्रज का सर्वप्रथम प्रयोग बोली के अर्थ में किसने किया? तो ब्रज का सर्वप्रथम प्रयोग बोली के अर्थ में अमीर खुसरो ने किया, परंतु डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा ब्रज भाषा शब्द का पहला प्रयोग भिखारी दास ने किया। साहित्य में 13वीं सदी से ब्रज भाषा का प्रयोग निरंतर होने लगा। इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि के तहत नहीं आती? बांग्ला, गुजराती, कोंकणी, संस्कृत। तो इनमें से कौन सी नहीं आती? इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि की? तो बांग्ला नहीं आता है। देखिए बांग्ला जो है ये देवनागरी लिपि के तहत नहीं आता। बांग्ला लिपि जो है ये पूर्वी नागरी लिपि का एक परिमार्जित रूप है जिसे बांग्ला भाषा, असमिया या विष्णुप्रिया, मणिपुरी लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बांग्ला जो लिपि है ये पूर्वी नागरी लिपि की एक परिमार्जित रूप है जिसे बांग्ला भाषा, असमिया या विष्णुप्रिया, मणिपुरी लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। पूर्वी नागरी लिपि का संबंध ब्राह्मी लिपि के साथ है। संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली, गढ़वाली आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। नेपाली भाषा की लिपि है तो नेपाली कौन सी भाषा की लिपि है? तो देवनागरी। नेपाली देवनागरी भाषा की लिपि है। संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। तो संस्कृत है, हिंदी, मराठी, नेपाली आदि भाषाएं, तो संस्कृत है, हिंदी है, मराठी, नेपाली ये सब देवनागरी में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का विकास जो है ये ब्राह्मी लिपि से हुआ है। चित्र लिपि ऐसी लिपि को कहा जाता है जिसमें ध्वनि प्रकट करने वाले अक्षरमाला के बजाय अर्थ प्रकट करने वाले भावचित्र इडियोग्राम होते हैं। गुरुमुखी लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है। गुरुमुखी का अर्थ गुरुओं के मुख से निकले हुए। ग्रीक वासियों ने भारत के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया? जो ग्रीक वासियों ने भारत के लिए कौन सा शब्द प्रयोग में लाया है वो है इंडिया। ग्रीक वासियों ने भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया। मिनहाज ए सिराज ने 13वीं शताब्दी में पहली बार हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था। तो ग्रीक वासियों ने भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया। मिनहाज ए सिराज ने 13वीं शताब्दी में पहली बार हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया। भारत को भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, भारतखंड, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, हिंद आदि अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल आप ध्यान से देखिए, है ना, क्योंकि देखिए बहुत सारे क्वेश्चन इन सबसे रिपीट होते रहते हैं। तो एटलीस्ट आपको ये रिपीटेड क्वेश्चन ध्यान में रहना चाहिए। खरोष्ठी लिपि भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित थी? पश्चिमोत्तर में, पूर्वोत्तर में, दक्षिणोत्तर में, उत्तर क्षेत्र में। तो खरोष्ठी लिपि भारत की इनमें से किस क्षेत्र में प्रचलित थी? ये थी खरोष्ठी लिपि पश्चिमोत्तर क्षेत्र में। खरोष्ठी लिपि भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में प्रचलित थी। खरोष्ठी लिपि भारत की एक तो प्राचीनतम लिपियों में से एक है और दूसरा ये पश्चिमोत्तर क्षेत्र में प्रचलित थी। यह लिपि कैसे लिखी जाती थी? ये लिपि दाएं से बाएं, है ना। जब लिपियों की लिखने की बात करेंगे तो ये बाएं से दाएं हो गया, लेकिन खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, ये ध्यान रखना है। तो खरोष्ठी लिपि भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, है ना, भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में प्रचलित थी। खरोष्ठी लिपि भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक थी। यह लिपि दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती है और सम्राट अशोक ने शाहबाजगढ़ी और मानसेरा के अभिलेख खरोष्ठी लिपि में ही लिखवाए। तो देखिए यहाँ पे इतिहास के कॉन्टेक्स्ट में भी बता दिया गया कि अशोक के जो शाहबाजगढ़ी और मानसेरा का अभिलेख है वो खरोष्ठी लिपि में ही लिखवाए गए हैं। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति इनमें से किस अपभ्रंश से हुई है? तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति इनमें से किस अपभ्रंश के तहत हुई है? तो वो है सौरसेनी। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति जो है ये सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। भोलानाथ तिवारी ने क्षेत्रीय तथा संबंधित अपभ्रंशों के आधार पर अपना वर्गीकरण निम्न ढंग से यहाँ पे प्रस्तुत किया है।
सौर श्रेणी मध्यवर्ती, तो देखिए सौर श्रेणी मध्यवर्ती में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती ये आते हैं। मागधी यानी पूर्वी में बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया आते हैं। अर्धमागधी, अर्धमागधी यानी मध्य पूर्वी में पूर्वी हिंदी। महाराष्ट्री या दक्षिणी में तो मराठी आता है। ब्राचड़ सिंधी, पैसाची पश्चिमोत्तरी, ये लहंदा पंजाबी आता है इसमें। एक भाषा के तहत जब कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते तो उन्हें बोली कहते हैं। एक भाषा हो, उस भाषा के तहत जब कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें बोली कहते हैं। कथन किसका है? ये कथन है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का। तो एक भाषा के तहत जब कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें बोली कहते हैं। ये कथन है भोलानाथ तिवारी का। एक भाषा के तहत जब कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो उन्हें बोली कहते हैं। यह कथन भोलानाथ तिवारी जी का है। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को बोली कहते हैं, जैसे अवधी, ब्रजभाषा, मगही, बुंदेली। राष्ट्रीय भाषा किसी राष्ट्र की भाषा होती है, जबकि राजभाषा द्वारा सरकार तथा सरकारी कार्यालयों में कार्य किए जाते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार मनुष्य और मनुष्यों के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, तो अवधी, ब्रजभाषा, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो ये पूछा गया है कि कौन सा उसमें नहीं है। निम्न में से पूर्वी हिंदी की बोली ब्रजभाषा नहीं है, तो ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की बोली है। अब यहाँ पे देखिए जो सौरसेनी है, सौरसेनी, तो ये सौरसेनी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी। इसमें ब्रजभाषा बुंदेली, कन्नौजी, कौरवी या खड़ी बोली, बांगरू या हरियाणवी, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, ये हो गया। मागधी, तो आधुनिक भाषाओं में मागधी जो बिहारी, ये भोजपुरी, मगही, मैथिली आते हैं। अर्धमागधी पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सामी भाषाओं में शामिल नहीं है? तो इनमें फारसी जो है ये शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी सामी भाषाओं में नहीं है? इब्रानी, हब्सी, अरबी। तो कौन सी नहीं है? फारसी नहीं है, इब्रानी है, हब्सी है, अरबी है। ये सामी भाषाओं में इब्रानी, हब्सी, अरबी ये शामिल है। फारसी सामी भाषाओं में शामिल नहीं है। कौन सा? फारसी जो है ये सामी भाषाओं में शामिल नहीं है। भारोपीय भाषा परिवार विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं में सर्वप्रमुख भाषा परिवार है। इसके बोलने वालों की संख्या विश्व में सबसे ज़्यादा है। इस भाषा परिवार की प्रमुख भाषाएं क्या है? तो इसमें देखिए संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी कौन कौन से आते हैं? तो यहाँ पे आपको देखना है कि जो फारसी जो कि सामी भाषाओं में शामिल नहीं है, भारोपीय भाषा परिवार विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं में सर्वप्रमुख भाषा परिवार है। इसके बोलने वालों की संख्या भी सबसे ज़्यादा है। इसमें संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, बंगाली, फारसी, ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, पुर्तगाली, इतालवी ये सभी आते हैं। ये सब भारोपीय में आते हैं। राष्ट्रपति का आदेश, संसद की राजभाषा समिति के सुझाव, राजभाषा अधिनियम, संकल्प। इनमें से आपको ये मिलाना है। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है कि राष्ट्रपति का आदेश, संसद की राजभाषा समिति के सुझाव, राजभाषा अधिनियम और संकल्प 1968, 1955, 1959, 1963 में से कौन कब आए थे? और ये यूजीसी नेट दिसंबर का एग्जाम का जो है शिफ्ट जो सेकंड उसमें क्वेश्चन आया कि जो राष्ट्रपति का आदेश है ये 1955 ईस्वी, संसद की जो राजभाषा समिति के सुझाव 1959 में, राजभाषा अधिनियम 1963 में और संकल्प 1968 में पारित हुआ। तो ये पूरा ये है कि राष्ट्रपति जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं उन्होंने सन 1955 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक यानी बीजी खेर की अध्यक्षता में, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, सन 1955 में बाल गंगाधर बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया। इस आयोग में कुल 21 सदस्य थे। संयुक्त संसदीय समिति में 30 सदस्य थे, जिनमें लोकसभा के 20 थे, राज्यसभा के 10 थे। इसने अपना प्रतिवेदन 1959 में दिया। तो प्रतिवेदन कुल 1959 में दिया गया। राजभाषा अधिनियम 1963 ईस्वी उन भाषाओं को जो संघ के राजकीय प्रयोजनों, संसदों में कार्य के व्यवहार, केंद्रीय और राज्य अधिनियमों और उच्च न्यायालयों में कतिपय प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाई जा सकेंगी। संकल्प 1968, तो संकल्प 1968 ईस्वी संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी रहेगी और उसके अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी भाषा का प्रसार, वृद्धि करना और उसका विकास करना ताकि भारत की सामाजिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके। ओष्ठ, दंत, कंठ, तालव्य, और यहाँ पे दिया गया वर्ड, तो इस तरीके से हमें कौन सा स्थान कहाँ पे उसे सुमेलित करना है। ओष्ठ में प, दंत में त और कंठ में ग, तालव्य में च। तो ओष्ठ के लिए प, दंत के लिए त, कंठ के लिए ग और तालव्य के लिए च। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार निम्नलिखित का हिंदी भाषा की उत्पत्ति के अनुसार सही क्रम क्या है? सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी, नागर, अपभ्रंश, वर्तमान हिंदी। तो ये देखिए कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जो हिंदी है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति के अनुसार सही क्रम क्या है?
तो जैसे सही क्रम में आप देखिए तो क्रमशः कौन सा आया, तो यहाँ पे 1 2 3 4 यानी सौरसेनी, नागर अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी, वर्तमान हिंदी। ऐसा ही कामता प्रसाद गुरु जी कहते हैं कि इनके अनुसार जो हिंदी भाषा क्रम से आया, जैसे हम पढ़ते हैं ना पाली, प्राकृत, अपभ्रंश करके, तो वो इनके अनुसार है कि सबसे पहले सौरसेनी, फिर नागर अपभ्रंश, फिर पश्चिमी हिंदी, वर्तमान हिंदी। ये कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी भाषा की उत्पत्ति का क्रम है। प्राचीन संस्कृति, लौकिक संस्कृति, पहली प्राकृत। प्राचीन संस्कृति, लौकिक संस्कृत, पहली प्राकृत, दूसरी प्राकृत या पाली, सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, नागर अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, फिर वर्तमान हिंदी। अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? ये शिक्षा, शिक्षा, सीसा, सिखवा। तो अवहट्ट में जो है शिक्षा को क्या कहते हैं? अवहट्ट में जो शिक्षा शब्द है उसके लिए शिक्षा रूप प्रयोग में आता है। तो अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए शिक्षा रूप प्रयोग में आता है। अपभ्रंश के ही परिवर्ती रूप को अवहट्ट कहा गया है। 11वीं से लेकर 14वीं सदी के अपभ्रंश रचनाकारों ने अपनी भाषा को अवहट्ट कहा। विद्यापति की कीर्तिलता, पताका तथा अब्दुल रहमान का संदेश रासक भाषा अवहट्ट है। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? तो अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? अवहट्ट। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम अवहट्ट है। इनका विकास क्रम दिया गया है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट। राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को नाम दिया है। तो राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को कौरवी नाम दिया है। अब यहाँ पे देखिए हिंदी की प्रमुख बोलियों के नामकरणकर्ता यहाँ निम्नवत दिए गए हैं। जैसे बोली और नामकरणकर्ता में देखें तो यहाँ क्रमशः दिया है, जैसे ब्रजबोली। तो ब्रजबोली के हैं ईश्वर चंद्र गुप्त डिंगल। तो इनके डिंगल को जो नाम दिया है वो बांकीदास ने दिया है। बिहारी को गुरियर्सन ने दिया है। भोजपुरी को रेमंड ने दिया है। इसमें देखिए पूर्वी हिंदी की बोली इनमें से कौन सी नहीं है? बघेली, अवधी, बुंदेली, छत्तीसगढ़ी। तो इसमें से हमें पहचानना है कि पूर्वी हिंदी की बोली इनमें से कौन सी नहीं है? तो बुंदेली नहीं है। पूर्वी हिंदी की बोली बुंदेली नहीं है, बुंदेली पश्चिमी हिंदी की है। जबकि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। तो जो पूर्वी हिंदी में है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है। पश्चिमी हिंदी के तहत बोलियां जो है कौरवी यानी खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, ये सभी आते हैं। पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है? तो यहाँ पे देखिए पूर्वी हिंदी का जो विकास हुआ है वो अर्धमागधी से हुआ है। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी से हुआ है। पूर्वी हिंदी उपभाषा के तहत 3 बोलियां आती हैं जिनमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी है। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ। इसके तहत 5 प्रमुख बोलियां हैं जिनमें कौरवी, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी और ब्रजभाषा है। 3 प्रमुख बोलियों में देखें तो मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का जो बिहारी हिंदी विकसित हुआ, ये कैसे हुआ है? ये मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का विकास हुआ। इसके तहत 3 प्रमुख बोलियां आती हैं। देखिए मागधी अपभ्रंश से बिहारी इसका विकास हुआ और इनमें जो 3 बोलियां आती हैं वो है मगही, मैथिली, भोजपुरी। खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ और इसके तहत कुमाऊनी तथा गढ़वाली आती है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह संविधान के किस अनुच्छेद में उद्धृत है? और ये देखिए कितने एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ये संविधान के किस अनुच्छेद में उद्धृत है? 343 में, 46 में, 48 में, 47 में। तो यहाँ पे देखिए संविधान के जो अनुच्छेद 343 के बारे में बात की गई है। तो संविधान का अनुच्छेद 343 इसमें यहाँ उद्धृत है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी तथा अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय होगा। अनुच्छेद 346 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्र आदि की राजभाषा 346 में है। एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्र आदि की राजभाषा 346। 347 में किसी राज्य की जनसंख्या के किसी एक भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध है। किसी एक राज्य की जनसंख्या के किसी एक भाग द्वारा। और जो अनुच्छेद 348 है ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में और अधिनियम, विधेयक आदि के लिए जो प्रयोग में लाया जाता है 348 है। तो ये क्रमशः 346, 47, 48 भाषा के संदर्भ में इसलिए ध्यान रखना है। और 343 में तो ये है ही कि राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। बाकी 46 में पत्र आदि व्यवहार के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य, और 47 में किसी राज्य की जनसंख्या में किसी एक भाग द्वारा, तो इसके लिए है ना। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो यहाँ पे जो खड़ी बोली हिंदी का विकास वो किस अपभ्रंश से हुआ है? सौरसेनी। तो यहाँ पे देखिए खड़ी बोली हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। सौरसेनी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी यहाँ उपभाषा जो है, तो अपभ्रंश में देखिए उपभाषा में सौरसेनी के तहत पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी आता है। कौरवी को खड़ी बोली हरियाणवी, बांगरू, दक्कनी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, मारवाड़ी, जयपुरी, ढूंढाड़ी, मेवाती, मालवी,
खस खस जो है उसको पहाड़ी हिंदी भी कहते हैं। और ये कुमाऊनी और गढ़वाली। अर्धमागधी पूर्वी हिंदी, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। मागधी बिहारी हिंदी के लिए, भोजपुरी, मगही, मैथिली। पैसाची, पैसाची जो है पंजाबी और लहंदा, ये दोनों उसमें आती है। तो क्रमशः यहाँ पे आपको अब जो है अभ्रंश दिया है कि सौर श्रेणी, खस, अर्धमागधी, मागधी और इसके बाद उपभाषा, फिर बोलियां दी गई हैं। पाली में प्राकृत का जो रूप था उसका विकास इनमें से किन 3 शाखाओं में हुआ है? तो पाली में प्राकृत का जो रूप था उसका विकास इनमें से किन 3 शाखाओं में हुआ है? सौर श्रेणी मागधी महाराष्ट्री, सौर श्रेणी कौरवी अर्धमागधी में, या अर्धमागधी अभ्रंश कौरवी मागधी में, या सौर श्रेणी नगर अभ्रंश महाराष्ट्र में। तो यहाँ देखिए जो पाली में प्राकृत का जो रूप था, पाली में प्राकृत का जो रूप था उसका विकास सौर श्रेणी मागधी महाराष्ट्री 3 शाखाओं में हुआ है। भारतीय आर्य भाषाओं के कालक्रम को मोटे तौर पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल 1000 से अब तक। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में जब 3 भाषाओं में इसको विभक्त करेंगे तो उसमें पाली भाषा 500 से 1 ईस्वी, प्राकृत 1 ईस्वी से 500 तक, अभ्रंश जो है 500 से 1000 तक। उत्तर भारत में अभ्रंश के 7 क्षेत्रीय रूपांतरण प्रचलित थे जिनमें आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का कालांतर में विकास हुआ। यहाँ पे क्रमशः देखें तो सौर श्रेणी अभ्रंश पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती। पैसाची अभ्रंश पंजाबी, लहंदा। ब्राह्मण अभ्रंश इसमें सिंधी, खस पहाड़ी हिंदी, महाराष्ट्री मराठी, अर्धमागधी पूर्वी हिंदी। मागधी अभ्रंश बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया। प्राकृत भाषा के 5 प्रमुख भेद थे जिनमें सौर श्रेणी प्राकृत, पैसाची प्राकृत, महाराष्ट्रीय प्राकृत, अर्धमागधी और मागधी प्राकृत। तो ये कुल मिला के हमने यहाँ पे 25 क्वेश्चन के, काफ़ी लेंदी वीडियो ना हो इसके लिए आप 25 को ही पहले ध्यान से करें, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। और उम्मीद है कि ये जो प्लेलिस्ट है आप जहाँ से अपडेट किया गया हिंदी साहित्य के इतिहास है वहाँ से निरंतर देख रहे होंगे, और इस कड़ी में अभी जितना भी छूटा हुआ है हम उसको क्रमशः कराएंगे। फ्रेंड्स ये थोड़ा लेट लपेट हो जाते हैं चीज़ें, लेकिन जो भी हमने शुरू किया उसको हम कंप्लीट कराएंगे, चाहे ये आपका असिस्टेंट प्रोफेसर वाली प्लेलिस्ट अपडेट करना हो या यूजीसी नेट के जो प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर आए हैं उनको हम क्रम से कराएंगे, है ना। और बाकी जो भी टीजीटी पीजीटी हिंदी से संबंधित पीवाईक्यू सीरीज वो भी चल रहा है, और हिंदी साहित्य संबंधी जो हम ऑनलाइनर फैक्ट सीरीज चल रहे हैं कि आपको फैक्ट जो है तथ्य में जो समस्याएँ होती हैं उनको भी आप देखते रहे, तो उन्हें भी ध्यान दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये आपका कर्तव्य है। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।